ये 5वां सोपान है। मोस्टली यंगस्टर्स का ये ग्रुप है, ये टीम है। कुछ उसमें वरिष्ठ लोग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है संख्यात्मक दृष्टिकोण से युवाओं की ही अधिकता है। और इतना अच्छा कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। ये गोरखपुर की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान बनता जा रहा है, गोरखपुर के बाहर पूरे देश और पूरे प्रदेश में। मित्रों, आप सबको वो दिन भी याद होगा जब गोरखपुर बीबीसी लंदन से अमेरिका के शिकागो शहर से समतुल्य माना जाता था। सबसे ज्यादा क्राइम वाला शहर, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं वाला शहर। एक दौर वो भी पहचान का था और एक दौर ये भी पहचान का है। तो हमारे नौजवान, इस महानगर के नौजवान, इस जिले के नौजवान, पूर्वांचल के नौजवान मिलकर के ये सब जो कर रहे हैं और डॉक्टर रजनीकांत जी और भाई केतन जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, हम सब उसे पूरी मजबूती से बल प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, इस कारवां को और आगे बढ़ाएं। ये हम सब का पुनीत कर्तव्य है। युवाओं की ऊर्जा, युवाओं की ताकत, नौजवानों के सानिध्य, अपने वरिष्ठों के सानिध्य में, सहयोग में, मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। और मैंने जो देखा है गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल में नौजवानों का समर्पण, उस पर तो दिनकर की वो लाइन बड़ी समीचीन लगती है। आदरणीय राय साहब के सानिध्य में हिंदी के कुछ शब्द, दिनकर की लाइन, सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है। सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत उमा के घुसते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो ये नौजवानों की मेहनत रंग ला रही है। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल अपने 5वें वर्ष में उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयां, नए पायदान, नए आयाम हासिल कर रहा है। और उसका लाभ उठाने के लिए, इसको अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए, इसको अपना मार्गदर्शन दे करके अपनी उपस्थिति से और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बीच नौजवानों के साथ साथ हमारे वरिष्ठ जन, हमारे प्रखर बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालय के प्राचार्य, आचार्य, वरिष्ठ मित्र, प्रोफेसर राय साहब, पूर्व मेयर बड़ी माननीय अंजू जी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, महोबा से प्रधान डॉक्टर बलवान सिंह जी, आधा उधर के सगे साधु हमारे बीच आ चुके हैं। तो ऐसे तमाम मित्र जो इतने दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं, अगर महोबा से कोई आकर के इस लिटरेरी फेस्टिवल को मजबूती प्रदान कर सकता है, तो गोरखपुर वाले अगर ठंड के डर से घर से ना निकलें तो ये बड़ी सोचनी बात है। मुझे लगता है भाई आमोद जी को ये चुनौती स्वीकार है कि नहीं, महोबा से आ सकते हैं तो मैं गोरखपुर से तो आ ही सकता। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन, सारे युवा मित्रों का, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का, संस्कृत कर्मियों का, रंग कर्मियों का, जो आप सब लोग यहाँ पर परम आदरणीय स्वप्न दृष्टा, इस लिटरेरी फेस्टिवल के स्वप्न दृष्टा मरहूम माननीय डॉक्टर रजनीकांत जी और इस शहर में अत्यंत लोकप्रिय चेहरे के रूप में जाने जाने वाले भाई केतन जी के सपनों को साकार करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। इस सर्द मौसम में भी आपके अपनापन की ऊष्मा, इस सर्द मौसम में भी आपके अपनापन की गर्मी मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ठंड का कोई डर नहीं है। कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न होगा। आप सब आ चुके हैं, माननीय आयुष साहब भी पधारने ही वाले हैं और ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा, नई ऊंचाइयां छुएगा, नया कलेवर बनेगा और नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाइयों पर गोरखपुर की पहचान बनता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जोड़िए। एक बार जो तालियों से अभिनंदन।
हम सबका सौभाग्य हमारे बीच मंच पर विराजमान हो रहे हमारे मंचस्थ अतिथि कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय पधारने वाले हैं और इस बीच हमारे भी प्रतीक्षा की वो घड़ियां समाप्त हुई। जोरदार तालियों से अभिनंदन और तालियों की आवाज जरा गोरखपुर के ऊंचाइयों के द्वारा अवरुद्ध होनी चाहिए। इनको जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारी माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल अपने 5वें वर्ष में आगे 5वें पायदान पर आप सबके बीच गोरखपुर के इस होटल विवेक के सभागार में संपन्न होने जा रहा है। मंच पर हम सब के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्वांचल और गोरखपुर के संस्कृत कर्मियों, साहित्यानुरागियों और सभी मित्रों की ओर से आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय केरल, राजनीतिक क्षितिज पर एक अलग पहचान रखने वाले श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, तमाम सारी पुस्तकों से इस समाज का मार्गदर्शन कर रहे श्रीमती मृदुला गर्ग जी, अपनी तेज तर्रार पत्रकारिता और राष्ट्रपति के माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री अजय सिंह जी और हिंदी साहित्य के पर्याय हमारे बीच प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी अध्यक्षता करते हुए मंच पर विराजमान हो चुके हैं। एक बार आप सबसे निवेदन, आप सबसे प्रार्थना कि कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के पूर्व प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रगान के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अपने स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। तो दिनों अपने 5वें पायदान पर खड़ा गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल, गोरखपुर शिवावतारी महायोगी
गोरखनाथ की तपोभूमि, मुंशी प्रेमचंद, विराट गोरखपुरी जैसे स्वनाम धन्य साहित्यकारों की कथा भूमि, संत कबीर, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की भूमि, तमाम सारे खिलाड़ियों, तमाम सारे मनीषियों, तमाम सारे तपस्वियों और स्वाधीनता संग्राम में अपना अलग योगदान करने वाले गोरखपुर की बहुआयामी क्षमता और बहुआयामी प्रतिभा, जिसके विषय में अगर मैं इतना ही कहूं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मों अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जौहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। ऐसे गोरखपुर के लोगों को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए साहित्य जगत, पत्रकारिता जगत और राजनीति के दुनिया में प्रखर राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में जाने जाने वाले माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के अनुरूप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि एवं मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथि, दीप प्रज्वलन भारतीय चिंतन दर्शन में दीप का प्रज्वलन ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रतीक होता है, ऊंचाई का पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है, उन्नति का प्रतीक होता है, उत्कर्ष का प्रतीक होता है, उत्थान का प्रतीक होता है। ऐसे दीपक का प्रज्वलन कर हमारे मंचस्थ अतिथि इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ देने का पवित्र कार्य भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन दर्शन, दीपक का प्रज्वलन ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का, ऊंचाई का, श्रेष्ठता का, उन्नत का, उत्कर्ष का प्रतीक होता है। ये बात और है कि आजकल तमाम सारे अवसरों पर मोमबत्तियां बुझाने की तरफ सब लोग दौड़ पड़े हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई लॉजिक, कोई तर्क लगता नहीं। दीपक जलाएं आप, आपकी भी ऊंचाई, आपकी भी ऊर्जा प्रस्फुटित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आयोजन समिति के अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि मंच पर विराजमान अपने सम्मानित अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से, गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से, गोरखपुर के साहित्य और संस्कृत कर्मियों की ओर से, सभी साहित्य अनुरागी मित्रों की तरफ से अपने मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथियों का अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुपालन में उत्तरीय और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन राय जी को, माननीय राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का अभिनंदन आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन, सम्मान का प्रतीक उत्तरीय और स्मृति आदरणीय राय साहब अपने माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करते हुए ये आयोजन समिति का प्रतीक और इसके पश्चात मैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, हमारे देश का राज्य सचिव डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव से निवेदन करता हूं कि श्रीमती मिथिला गर्ग, प्रख्यात साहित्यकार श्रीमती मिथिला गर्ग जी लंबे समय से साहित्य सृजन में और अपने साहित्य सृजन के माध्यम से इस राष्ट्र और समाज की सेवा करती हुई माननीय मिथिला गर्ग जी का अभिनंदन
और सम्मान डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, हमारे होनहार और तेज तर्रार मित्र, आयोजन सचिव। श्रीमती मिथिला जी का अभिनंदन आयोजन समिति की ओर से भाई संजय जी ने किया। और अब मैं अपने उदार मना संयोजक, ये तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको उपलब्ध कराने वाले भाई अचिंत लाहिड़ी, भाई अचिंत लाहिड़ी जी, आपसे मेरा निवेदन, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अजय सिंह जी, सुप्रसिद्ध पत्रकार, चिंतक, विचारक और वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रेस सचिव श्री अजय सिंह। इस मोमेंटो की कलाकृति इसी शहर के एक युवा कलाकार श्री रवि द्विवेदी द्वारा निर्मित की गई है। भाई रवि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री अजय सिंह जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रेस सचिव, सुप्रसिद्ध पत्रकारिता की दुनिया के एक नामचीन हस्ताक्षर का अभिनंदन भाई लाहिड़ी। और इसके बाद हम सबके मित्र, इस आयोजन समिति के होनहार और तेज तर्रार कोषाध्यक्ष भाई शैवाल शंकर श्रीवास्तव, आपसे निवेदन है कि हम सबके अभिभावक इसी महानगर से पधारे साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जो आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। आप अभिनंदन करें, आप स्वागत करें। अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए सारे लोग फोटो ले लें आराम से। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का अभिनंदन, स्वागत इस मंच पर, गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के इस मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति के सभी हमारे मित्रों को। और इसके पश्चात हम सब के इस आयोजन समिति के संयोजक और एक उदार मित्र, तमाम सारी सुख सुविधाएं और संसाधन प्रदान करने वाले ऐसे में मित्र को आमंत्रित करता हूं, श्री अचिंत लाहिड़ी जी को आप आए और स्वागत के दो शब्द, स्वागत उद्बोधन आपके द्वारा भाई अचिंत लाहिड़ी। धन्यवाद सर। मैं गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट की पूरी टीम तथा ABPL इंडिया फर्स्ट और कुटुंब की तरफ से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का हृदय से गोरखपुर में पूरी लिटरेरी फेस्ट टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग जी, जो कि मुझे लगता है इतनी सीनियर हैं और उन्होंने इतनी किताबें अच्छी लिखी हैं कि शायद ही कोई साहित्य प्रेमी ऐसा होगा जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी ना हो। उनका गोरखपुर की जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। अजय सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैसा सर ने बताया तेज तर्रार पत्रकार हैं, राष्ट्रपति जी के मीडिया सलाहकार हैं, वो हमारा निमंत्रण स्वीकार किए और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष, हमारे गोरखपुर की साहित्य की शान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, मैं आपका भी सर इस मंच की ओर से, लिटरेरी फेस्ट की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर की जनता जोरदार तालियों से सारे अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अचिंत जी। आपने शब्दों से कागज में सागर भरने का काम किया। हम सब की भावनाओं को आपके शब्दों के माध्यम से संप्रेषित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद
आज का यह कार्यक्रम गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के मंच से संपन्न हो रहा ये 5वां वर्ष और 5वें वर्ष में ये उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम, इसकी प्रस्ताविकी, इसकी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए मैं आयोजकर्ता आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस संगठन के आयोजन सचिव डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर संजय। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मितुला गर्ग जी एवं श्री अजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट की तरफ से आप सभी का गोरखपुर में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली और फिराक की यह भूमि हमेशा से साहित्य की उर्वरा भूमि रही है। इस विरासत को सहेजने और संभालने के उद्देश्य को लेकर गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट की शुरुआत की गई। हमें बेहद प्रसन्नता है कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हैं और देश के ख्यातिलब्ध साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार तथा रंगकर्मी सीधे इस मंच के माध्यम से अपने प्रस्तुतियों से रूबरू होते हैं। इस कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि जगाई है। यह हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। अब धीरे धीरे यह कार्यक्रम शहर के लोगों का भी हो गया है और वही इस आयोजन के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। यह कार्यक्रम आज देश के साहित्यिक सांस्कृतिक कैलेंडर में भी शामिल हो चुका है और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि हम अपने शहर के साहित्य और सांस्कृतिक प्रेमियों को इस देश के ख्यातिलब्ध लोगों से मिलने और बात करने का निरंतर मौका देते रहे। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट की शुरुआत सन 2017 में शुरू हुई थी और यह वर्ष इसका 5वां सोपान है। हम सब ने निस्वार्थ भाव से और तन मन धन से अपने को इसमें समर्पित किया है। आज के दिन हम अपने दो साथियों स्वर्गीय डॉक्टर नृत्यकांत श्रीवास्तव और डॉक्टर राजीव केतन जी को भी याद किए बिना नहीं रह सकते और उनको हम अपना प्रणाम घोषित करते हैं। हम ऐसे अपने सैकड़ों सहयात्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रचंड खंड में भी इस कार्यक्रम को ऊर्जा दी है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि इसी तरह हम हर वर्ष मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। आज का यह पहला सत्र 5वें गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का प्रथम सत्र लोकतंत्र और साहित्य को समर्पित है। लोकतंत्र और साहित्य का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे से जुड़ाव, आप सब इससे सुपरिचित हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली ने एक जगह लिखा है, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता, तू दलबंदी पर मरे यहाँ तो लिखने में तल्लीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। मित्रों, साहित्यकार और पत्रकार जिस दिन बिकने लगेंगे और सत्ता के आगे पीछे दौड़ने लगेंगे, शुभ क्या है अशुभ क्या है इससे विरत हो जाएंगे, तो इस समाज का भयानक नुकसान है। लोकतंत्र के प्रति हमारे तमाम सारे साहित्यकारों ने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है, जिसमें मैं साहित्य की दुनिया का बिल्कुल ही विद्यार्थी भी नहीं रहा हूं, दूर से बस सुनता रहा हूं। लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर ने भी तो लोकतंत्र की तरफ इंगित करते हुए अपने साहित्य में शांत नहीं तब तक जब तक सुभाग नगर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, या जब तक मनुष्य का यह सुभाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो इस बराबरी की बात, इस लोकतंत्र की बात तमाम सारे साहित्यकारों में, चाहे जनवादी कवियों में, जनवादी लेखकों में हमारे प्रेमचंद जी रहे हों, चाहे
अदम गोल्ड भी रहे हों, तमाम सारे साहित्यकारों ने लोकतंत्र के प्रति तमाम आस्था व्यक्त करते हुए अपनी बातें कही है। तो आज का ये जो वाच्य विषय है जिस पर यह सत्र आयोजित है, लोकतंत्र और साहित्य, इस पर आप सबके विचार आमंत्रित हैं। और अब मैं अपने वक्ताओं में सर्वप्रथम आमंत्रित करने आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लगभग 3 दर्जन पुस्तकों की लेखिका और अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित करने वाली। अब मैं अगर पुरस्कारों की गिनती कराऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम सारे साहित्यिक संस्थानों द्वारा, सरकारों द्वारा, तमाम सारे सरकारों द्वारा तमाम सारे पुरस्कारों से नवाजी गई। आदरणीय मृदुला जी को सुनने का लोभ संवरण न करते हुए मैं तुरंत अपने को समेटता हूं और हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका माननीय मृदुला जी को सादर आमंत्रित करता हूं। हम सब लोग उन्हीं के सुने। आदरणीय मृदुला जी। मेरी सभी गुरुजन, सभी विद्वान, सभी दोस्त मित्र और साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मैं छोटों को जरूर प्रणाम करती हूँ, अपने से उम्र में जो छोटे होते हैं, क्योंकि सीखने को उन्हीं से मिलता है, उन्हीं को मैं गुरु ही मानती हूँ। ये जो विषय है साहित्य और लोकतंत्र, बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे जीवन के हर पल को प्रभावित करता है। मगर उससे सीधे साक्षात्कार करते हुए भी लोग थोड़ा सा करते। मैं जो अपनी बात कहने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको सब 4-5 पंक्तियां अपनी कविता की सुना रही हूँ, जिससे वो जो मैं कहना चाहती हूँ वो स्पष्ट। हमें धुंधला देखने की आदत है, रोशनी से घबराते हैं, खुरदुरे सच का नुकीला फल तन न जाए। सबसे ज्यादा खुरदुरा क्या है? ऊंट के बालों का बुना केस है। चुड़न से जबड़े कंधों पर लपेटो तो कीलों सा करता है। खून की बूंदें जब आती हैं बाहर, दर्द के साथ बर्फ खून की लहर बढ़ाता है। वही दर्द सहने की कुव्वत देता है। करिश्मा देखिए कि अब धुंधला देखना गवारा नहीं, न सच की चुभन गंभीर न था, हमने उससे यारी करी। सच से डर और कुछ नहीं, आदत है कन्नी काटने। हम लेखक तभी बनते हैं जब उस कन्नी काटने की आदत छोड़ देते हैं। शुरू में डरते डरते, फिर पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और उसके साथ साथ हर आत्मविश्वास में कुछ दुविधा तो रहती ही है, तो उस दुविधा के साथ तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि विश्व भर में सबसे उत्कृष्ट साहित्य तब लिखा गया जब लेखन पर पाबंदियां थी, किताबें प्रतिबंधित हो रही थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, साहित्यकारों पर जुल्म सितम हो रहे थे, लेखकों को जेल भेजा जा रहा था, वे अपना देश छोड़ अन्य देशों में शरण ले रहे थे। एक नहीं, अनेक देशों की सच्चाई है, चाहे रूस के
प्रख्यात लेखक सॉलिसिसन हो, चेक रिपब्लिक के मिलान कुंडेरा हो, ईरान के महमूद दौलताबादी हो, सब चोटी के लेखकों की यही कहानी है। ये शीर्ष के लोग हैं, इनके अलावा भी बहुत लोग हैं। बोरिस पास्टरनाक, रूस के बोरिस पास्टरनाक ने जब रूस नहीं छोड़ा तो रूस की सरकार ने उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं देने दिया, उसे अविस्वीकार करने पर बाध्य किया। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब देश गुलाम था। देश को गुलाम रहते हुए उन्होंने पुरस्कार दिया, मगर वहां उन्होंने भाषण नहीं दिया। शायद अकेले ऐसे नोबेल विजेता हैं जिन्होंने वहां अभिभाषण नहीं दिया। सीवी रमन ने देश की गुलामी के खिलाफ बोलकर नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया। ठीक है, वो लेखक नहीं थे, मगर उनके तेवर एक क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक लेखक थे। इसलिए ये घटना हम भारतवासियों को हमेशा याद रखनी चाहिए। सीवी रमन ने पहले ये कहा कि ये गुलामी मैं एक गुलाम देश का प्रतिनिधि हूँ, मगर मेरा ये देश आप बहुत दिन गुलाम रहेगा नहीं। ये कहकर उन्होंने पुरस्कार स्वीकार। शायद दोस्तोयेवस्की ऐसे पहले महान लेखक थे जिनके साहित्य में उनकी तेवर देखकर वहाँ का रूस के गुजार थे, उन्होंने उन्हें साइबेरिया के अमानवीय जेलों में करने के लिए भेज दिया। मगर कमाल ये था कि दोस्तोयेवस्की जब साइबेरिया से वापस लौटे तो उन्होंने कुछ भी अपने लेखन में समझौता नहीं किया। वो पहले से भी ज्यादा क्रांतिकारी लिखा, पहले से ज्यादा उत्कृष्ट लिखा। कुछ ऐसे लेखक भी हुए हैं तो जरूर याद कर लेना चाहिए, जिन्होंने निकट भविष्य में आने वाली विपदा और आजादी पर होने वाले अंकुश को पहले ही पहचान लिया और उसके बारे में लिख दिया। जैसे ऑर्वेल ने एनिमल फार्म और 1984 में, या काफ्का ने कासल ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस में। यदि कहने का मतलब ये है कि रंजो सितम और लोकतंत्र के अभाव में सबसे ज्यादा प्रेरक साहित्य रचा गया, मगर ये साहित्य पूरी तरह से लोकतंत्र को समर्पित था। वो अपने दुखद और आतंक भरे समय से ऊपर उठकर लोकतंत्र की कामना भी करता था और उसकी व्याख्या भी करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सबसे अच्छा लेखन तब करते हैं जब कोई चुनौती सामने हो, और चुनौती को स्वीकार करने के बाद जो हम चाहते हैं, जो हमारी चाहत है, वो है लोकतंत्र। अब ये पूछा नहीं जा सकता है, लोग पूछते भी हैं कि साहित्य भला आजादी पाने में क्या योगदान दे सकता है, जब तक कि वो बाकी के नागरिकों की तरह सड़क पर ना करे या सशस्त्र क्रांति ना करे, तो क्या है ऐसा साहित्य? क्या साहित्य में कुछ अलग भी है कि अपना मूल धर्म निभाकर, यानी भय मुक्त रचना करके ही वो लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है? क्या लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरणा दे सकता है? तो ये सवाल जब पूछा जाता है, और कब पूछा जाता है, तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है, हाँ, कर सकता है। लोकतंत्र क्या है? स्वतंत्र विचार की निर्भीक अभिव्यक्ति। और साहित्य क्या है? साहित्य भी वही है, स्वतंत्र विचार की निर्भीक अभिव्यक्ति। वो कुछ व्यक्तियों को चुनता है, उनके कर्म के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से पाठक के पास पहुंचाता है। वो उस प्रतिक्रियावादी कर्म को रद्द करता है जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाने पर तुला होता है, और जो ऐसे कानून बनाता है जो व्यक्ति को स्वयं अपने लिए सोचने या अपने लिए निर्णय लेने से रोकते हैं। अब लेखक जो है वो खुद बोलकर जो कहता है, जो लेखक कहता है
जैसे जो पात्र कहते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो है उसका जो वो करते हैं, जो लेखक के पात्र करते हैं, जो मेरे या किसी भी लेखक के पात्र करते हैं। पाठक के दिलो दानिश पर असर उसी का होता है और वो सोचता है कि अब चेतन में एक दवा ख्याल उभरता है, फिर आगे बढ़ता है कि अगर ये पात्र जो मेरी तरह साधारण है ये ऐसा प्रतिरोधी कदम उठा सका, लोकतंत्र की रक्षा में ये कदम उठा सका, तो मैं और जैसे ही आप मैं क्यों नहीं के बजाय मैं जैसे ही आप मैं क्यों के बजाय मैं क्यों नहीं मैं क्यों पूछना शुरू करते हैं, आप तानाशाही के खिलाफ चल रही मुहिम में हिस्सेदार हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। और अगर अधिक आप प्रतिभाशाली थे तो आप अन्य क्रांतिकारियों की तरह उसके अगुवा भी बन जाते हैं। अब हमें पूछना पड़ेगा, हमें पूछना चाहिए कि क्या ये हमारे देश या संस्कृति में संभव है कि हम कभी समझ सकते हैं, सच्चाई से इसके बारे में बात कर सकते हैं, जब हम अपनी संस्कृति पर एक सत्य और कटु टिप्पणी करें करने की हिम्मत। हमारी संस्कृति उन अनोखी संस्कृति में से एक रही है जहाँ साहित्य लिखना एक जाति की सुकून। कुछ जातियों को तो बाकायदा लिखने या पाठ करने का ही मनाही है। एक सिर्फ उदाहरण देती हूँ। महाभारत में सूतपुत्र माने जाने वाले तेजस्वी कर्ण का कदम कदम पर अपमान हुआ। वो सिर्फ उनके सूतपुत्र होने के कारण, इसलिए यानी कि वो लेखक लोक के लिए वो जाति के नहीं थे, उन्हें शस्त्र ज्ञान देने से मना किया गया और वो जब अपने खुद के बलबूते पर अप्रतिम योद्धा बन गए तब भी उन्हें शस्त्र स्पर्धा में शामिल नहीं था। मैं जब बहुत छोटी थी और बहुत किताबें पढ़ती थी, खासकर महाभारत, हम बचपन में हमारे साथ हमारे फूफा रहते थे, जो खुद नामी पत्रकार थे, अक्षय कुमार जैन का नाम। वो हर रात हमें महाभारत से एक कहानी सुनाया। तो बचपन से मेरे मन में हमेशा एक सवाल विचार, ऐसा क्यों हुआ कि महाभारत जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ में तमाम श्राप कर्ण के हिस्से आए, चाहे वो युद्ध के बीच में रथ के पहिए का धरती में धस जाना हो या जरूरत के समय ब्रह्मास्त्र भूल जाना, या इसलिए क्योंकि वे छोटी जाति के माने जाते थे। भीष्म जिन्होंने 3 स्त्रियों का हरण किया, वो भी अपने लिए नहीं, एक अन्य नपुंसक पुरुष के लिए, उन्हें कोई श्राप नहीं मिला। जब अंधे और अवगुणों की खान राजा धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश को डरा धमका है उनकी बेटी गांधारी से करवाया, तब भी कोई श्राप नहीं मिला। क्योंकि इसलिए क्योंकि वे उच्च जाति के थे। अपने पिता की वासना की रक्षा करने के चक्कर में उन्होंने राजगद्दी के प्रोटेक्शन करके ब्रह्मचारी रहे, अपने गद्दी त्याग दी और अपने वंशज भी इसलिए पैदा नहीं किए नहीं तो कहीं वो गद्दी पर हक जमाना न शुरू कर। युवक से पितामह बनने तक वो राजगद्दी के रक्षक बने। श्राप तो नहीं मिला, उन्हें मिला एक अप्रतिम वर, ऐसा वर जो शायद ही किसी को कभी मिला हो और जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, इच्छित मृत्यु। पर मजे की बात यह है कि बतौर प्रायश्चित उन्होंने इच्छित मृत्यु का उपयोग कभी नहीं किया।
न अपने कुकर्म के लिए न राज के कुकर्म, जिनमें उनकी हिस्सेदारी मूक रहती थी ज्यादातर, और या उनकी जो वो जो वो सलाह देते थे उसे दरकिनार करते, मगर जब उनकी सलाह को दरकिनार किया जाता था तो उसमें उनको इतना अपमान महसूस नहीं होता था जितना कर्ण के राजपुत्रों की बराबरी करने में। तो उनकी छोटी जाति का दंश उससे बड़ा था। और एक समय तो ऐसा भी आया तब जब वो मूक नहीं रहे। चीरहरण के समय द्रौपदी ने एक प्रश्न किया कि राजा ने पहले, नरेश ने पहले दाव पर खुद को लगाया था या मुझे। तो इस प्रश्न की का उत्तर भीष्म पितामह ने दिया, बिल्कुल एक दक्ष वकील की तरह, और वो जो है दुर्योधन के पाले में थे। उन्होंने कहा कि दास भी पत्नी का मालिक ही होता है, दास की पत्नी भी उसकी संपत्ति होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको पहले चला गया है। तब भी मेरे मन में प्रश्न उठता था कि द्रौपदी पत्नी को संपत्ति होती है, मानती तो नहीं थी मैं इस बात को, मगर थोड़ी देर के लिए अलग कर देती थी, पर क्या बाकी की सारी प्रजा भी उनकी संपत्ति होती? अगर नहीं होती तो उन्होंने अपने भाइयों को और अपनी तमाम सेना को, सब अपने तमाम प्रजाजनों को और फिर अपने भाइयों को भी दांव पर कैसे लगा दिया? मगर इस प्रश्न का भी जवाब मुझे कभी नहीं मिला। अब सोचती हूँ इसलिए संभव था क्योंकि का लोकतंत्र नहीं था, और श्राप भले न मिला हो भीष्म पितामह को, स्त्री का प्रतिशोध अवश्य उन्हें झेलना, उससे छुटकारा नहीं है। और जब मुझे इसमें एक विडंबना ही दिखाई देती है, जब उन्होंने अम्बा जो शिखंडी बनी थी उनसे युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो स्त्री थी, तो इसमें उसका अपमान ही हुआ स्त्री का, उसका उसी तरह अपमान हुआ जैसे कर्ण का नीची जाति का होने के कारण जब उसको शस्त्र नहीं सिखाया गया तो उसका अपमान हुआ था, वैसे ही उसका अपमान हुआ क्योंकि वो स्त्री है इसलिए वो युद्ध के काबिल नहीं है, इसलिए उससे युद्ध नहीं किया जाएगा। क्यों? योद्धा है, उससे युद्ध कीजिए। उस समय उसको स्त्री मानकर आप पीछे मत हटिए। ये सब बातें मेरे मन में आती थी और अभी आती हैं, और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में न जाति विलग होती है, सब जाति के लोग एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, और वैसे ही स्त्री पुरुष भी बराबर होते हैं। और साहित्यकार तो खैर ये सब बातें होते हुए भी वो इतनी जिद्दी प्रकृति का था कि वो साहित्य लिखता ही गया, रचता ही गया, और साहित्य जब वो रचता चला गया तो उसका एक काल आया जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जब ये बंदिश मुक्त साहित्य हुआ, 300 साल तक साहित्य हुआ, जिसके आप सब जानते हैं 4 धाराएं थी, संत धारा, सूफी धारा, सगुण धारा की, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। और उसमें शायद पहली बार ये हुआ कि एक स्त्री कवि का, मीराबाई का, वर्षों बरस तक नाम प्रमुखता से लिया जाता, और उनको जो अन्य रचयिता थे, तुलसीदास, सूरदास या कबीर या जायसी, किसी से भी कमतर नहीं माना गया स्त्री होने के, उनके लेखन से किसी ने इनकार नहीं किया, उन्हें शिखंडी नहीं बनाया गया।
ये चला तो समझिए कि ये कितनी बड़ी बात थी। मगर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब दलितों ने लिखना शुरू किया, इसमें भक्ति काल में बहुत से कवि दलित थे और सवर्ण कवि भी लिख रहे थे। तो दलितों ने जब लिखना शुरू किया और सवर्ण कवियों से बेहतर लिखा, तब उन्होंने सवर्णों के लेखन को निकृष्ट नहीं बताया, न उस पर बंदिश बनाने की कोशिश की। तो ये वो समय था जब सही अर्थ में साहित्य का लोकतंत्र, साहित्य लोकतंत्र, और इसके लिए हमें दलित लेखकों का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सब तरह सब कवियों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उसी तरह इज्जत दी, उसी तरह उनका पाठन किया। तो जब साहित्य लोकतांत्रिक होगा तो ये तर्क सम्मत ही है कि देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में उस साहित्य की रुचि होगी, जरूरी। और विदेशी राज्य जब यहाँ था तब सभी धर्मों जातियों के स्त्री पुरुषों ने स्वराज संग्राम में सम्मिलित हुए और सचेत भूमिका निभाई। और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों की इतनी ही भागीदारी रही जितनी पुरुषों की, क्योंकि याद रखिए भीष्म पितामह ने एक स्त्री से युद्ध करने से इनकार कर दिया था, मगर अब उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि स्त्री सब जातियों में निम्न से निम्नतर है, निम्नतर जाति स्त्री जाति है। मगर अब जब ये आंदोलन हुआ आजादी का, तो महात्मा गांधी के आह्वान पर स्त्री पुरुष का भेद मिट गया। जब आजादी के आह्वान में मिटा, जब देश की आजादी की बहार में मिटा, तो साहित्य में कैसे बना रहता? कम से कम लोकतंत्र में लगाव और उसकी रक्षा करने के अभियान में दोनों बराबर हो गए। पर ये बहुत विध्वंसकारी शब्द होता है, पर, और ये पर बार बार जब भी हम लिखते हैं और बहुत यूटोपियन हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, याद आता है एक शब्द पर ध्यान सत्य ये है कि साहित्य में भले जातिवाद में कुछ हद तक विचार मिले, समाज में नहीं मिले। जो बदलाव आया वो न्यूनतम था, बल्कि समय के साथ जाति के कारण होने वाला भेदभाव और नृशंस हिंसा कम होने की बजाय बढ़ती गई। इतना अंधकार का समय कि क्षण भर को किसी भी आज हम सृजनशील समय में जी रहे हैं, जब हम एक आदमी की लिंचिंग सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि उसने गो मांस खाया, उसकी अखबार है, या हम एक आदमी को इसलिए मार देते हैं, सामूहिक रूप से उसकी हत्या कर देते हैं क्योंकि वो दलित जाति का है और फिर भी उसने इतनी हिम्मत की कि वो हेलमेट पहन के अपनी बात आ गई। तो ये हमें इससे रूबरू होना है। जब भी कोई ये घटना घटती है तो हमें ये मानना है कि इसमें हमारा हाथ भी है। हमने भी एक कुकर्म सबकी सम्मति से, एक कुकर्म तभी संभव होता है जब कहीं ना कहीं सबकी मुक्त सम्मति हो, तो वो हमारी यही है। तो हम भी उसके भागीदार हैं, हमें भी उसका प्रायश्चित करना है। इसकी तुलना में जो दूसरा एक बदलाव था वो उतने मेहनत का नहीं है, मगर साहित्य से संबंध रखता है। चूंकि मुझे यहाँ साहित्य पर बोलना है तो उसका जिक्र भी करना उचित है। कुछ समय बाद जब स्त्री पुरुष दोनों ने आजादी के अभियान में हिस्सा लिया, उसके बाद
कुछ स्त्रियों का कुछ ऐसा मन बना पुरुषों का भी कि स्त्री के लिखे साहित्य का अलग आकलन होना चाहिए। कुछ स्त्रियों के मन में शायद ये आया कि अगर अलग आकलन होगा तो उनका लेखन अंतर भी हुआ तो भी एक धारा में तो सम्मिलित हो ही जाएगा और वो लेखक की तरह स्थापित हो जाएंगे। पर ये ज्यादा दिन नहीं चला। मात्र स्त्री की तरह लेखन में दाखिल होने या शामिल होने पर स्त्री को संतोष नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारे भीतर, स्त्रियों के भीतर मुख्य धारा में स्थापित होने की चाह परवान चढ़ने लगी और वो उसी के लिए जद्दोजहद करने लगी। आज वही संक्रमण का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी काल है। वही लोकतंत्र में साहित्य की क्या भूमिका होगी, लोकतंत्र को बचाए रखने में साहित्य की क्या भूमिका होगी, उसको तय करेगा। जरूरी ये है कि हम इस बहुप्रचारित झूठ को कि भारत लोकतंत्र का जनक रहा है, वो जो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक जहाँ जाति भेद होगा वहाँ लोकतंत्र का दम करना भारत। जहाँ भी जाति भेद होगा वहाँ लोकतंत्र सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं हो सकता। मगर जनक रहा न भी रहा हो, उसकी होनहार संतान तो बनी है। आजकल हम उसी उपक्रम में जुटे हुए हैं कि हम लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें न जाति भेद हो न जेंडर भेद हो बनाकर रखेंगे। धर्म, जाति, जेंडर किसी का भी भेद नहीं बचेगा। सबको एक समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। कह सकते हैं कि हम लोग आज एक बार फिर स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद अपने से, अपने रूढ़ विचारों से, नए उभरते जातिवाद और धर्मांतरता से, अनूठता से आज साहित्यिक लोकतंत्र की सही स्थापना के लिए खुद को शिक्षित कर रहा है। हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र स्थापित करने के लिए और साहित्य अपने को शिक्षित कर रहा है उस लोकतंत्र की स्थापना में सहयोग देने के लिए। और उसके साथ वो पाठकों को भी आमंत्रण दे रहा है कि वो उसकी रक्षा करें, उसकी स्थापना के लिए काम करें। हमें सफलता मिले, यही हमारा ध्येय है और यही हमारी साधना है और यही मेरा विश्वास है कि सही अर्थों में अगर किसी देश में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है तो वो भारत देश है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला जी। बड़े सागर्भित और तमाम सारे ऐतिहासिक आख्यानों और संदर्भों के साथ अपने साहित्य और लोकतंत्र के बीच के संबंधों को प्रस्तुत किया। मुझे लगता है 1947 में स्वाधीनता मिलने के पश्चात इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे राजनीतिक मनुष्यों ने उन सारे तंत्रों को दरकिनार करके लोकतंत्र को अंगीकार और स्वीकार किया। शायद एक प्रमुख कारण ये भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं अपने अगले विशिष्ट वक्ता, एक तेज तर्रार पत्रकार श्री अजय कुमार सिंह, जो वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं और लगभग 3 दशक की पत्रकारिता की जिंदगी जी चुके हैं, उस दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में लगभग 30 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। 1985 में टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ से अपनी पत्रकारिता की कार्य शुरू करने वाले, पायनियर बिजनेस स्टैंडर्ड जिसको एबीपी न्यूज कहते हैं,
गवर्नेंस नाउ, फर्स्ट पोस्ट और तमाम सारे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके एक होनहार और तरार पत्रकार तथा आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म पार्टी पुस्तक के लेखक श्री अजय कुमार सिंह का मैं गोरखपुर के युवाओं के और गोरखपुर के साहित्य और रंगकर्मी मित्रों के बीच आपको सुनने की बेहद उत्कंठा है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन के साथ श्री अजय कुमार सिंह। यहाँ आना है तो उनसे कहा कि जहाँ विश्वनाथ जी जैसे लोग हो वहाँ मैं दूर बैठ के सुनूं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि ऐसा कर दे कि मुझे बोलना पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं आप कुछ कहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ। वाल्मीकि पत्रकार के रूप में ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें आरक साहब बोलते थे और मैं कहीं पीछे बैठ के नोट्स लेता था और लिखता था, लेकिन आज उनके सामने मैं बोल रहा हूँ तो एक हमारे लिए भी एक्सपीरियंस है। लोकतंत्र और साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने को कहा गया है। बाबा गोरखनाथ की यह धरती इस विषय की विवेचना करने के लिए उपयुक्त स्थान है। संत गोरखनाथ से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक और उसके बाद भी गोरखपुर में साहित्य की एक परंपरा रही। एक पत्रकार के रूप में मेरा गोरखपुर कई बार आना हुआ है और हर बार एक नया अनुभव होता है। पत्रकारिता के लिहाज से गोरखपुर और उससे जुड़े हिस्से की एक छवि थी। मैं आता था अक्सर और कोई बहुत अच्छी चीजें यहाँ के बारे में नहीं सुनने को मिलती थी। तो ये बात है 80-90 की। तो उस वक्त मैं आता था, लेकिन वो दौर एक एवरेशन था। असलियत ये थी कि जब भी मैं यहाँ आता था तो यहाँ पे अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता था, भले ही थोड़ी देर के लिए। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने वाले प्रामाणिक साहित्य को जन सामान्य को उपलब्ध कराया है। रामचरितमानस गीता प्रेस के होते थे जो कि मैं अपनी माँ के लिए अक्सर लेके जाता था, और श्रीमद् भगवद गीता इस तरह की पुस्तकें यहाँ में बिकती थी। तो गीता प्रेस की ने व्यापक लोकप्रियता इस तरह के साहित्य को दिया। हमारा मानना है कि प्रामाणिक स्थानिकता साहित्य की रचना को वैश्विकता देती है। यही वजह है कि मुंशी प्रेमचंद का किसान विश्व के मजदूर किसान और मजदूर विश्व के किसान और मजदूर का पात्र बन जाता है। गोरकी की माँ का रूप विश्व में किसी भी क्षेत्र की माँ की अवधारणा से के अनुरूप होता है। लेखक की कहानी में यूनिवर्सलिटी को कहीं भी पाया जा सकता है। शेक्सपियर को किसी काल विशेष में नहीं बांधा जा सकता है, बल्कि एक शाश्वत साहित्य का रचनाकार माना जाना चाहिए। उसी तरह टॉल्स्टॉय की रचनाओं का गहरा प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन को एक नई दिशा देने पर था। दरअसल मेरा मानना है कि अगर साहित्य ना होता तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता था। साहित्य ने ही लोकतंत्र के विचारों को पोषित किया है। संत कबीर राजशाही के समय में थे। मैं कुछ साल पहले बनारस स्थित कबीर चौरा स्थल पर गया था। वहां खड़े होकर मैंने उनकी कुछ कविताएं देखी। ये सारी कविताएं समय से बहुत आगे थी।
समाज को लोकतंत्र की तरफ जाने का आग्रह था, उसमें भाईचारे का संदेश दे रही थी। ये सारी रचनाएं रिवॉल्यूशनरी थी। संपादक के रूप में एक वाकया हुआ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर को रिक्वेस्ट किया, तो अखबारों में लिखती थी। मैंने उनसे कहा कि टोपी शुक्ला एक उपन्यास है जो राही मासूम रजा ने लिखा था और जिसका परिवेश एमयू के इर्द गिर्द है। आरिफ साहब एमयू के स्टूडेंट और वहाँ के छात्र नेता रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे। तो हमने उनसे कहा कि आखिर क्या वजह है कि टोपी शुक्ला जैसी कहानी दूसरी एमयू से नहीं आती? क्या तुम इस पे हमें लिख के भेज सकती हो कि क्या वजह है कि एमयू से टोपी शुक्ला एक राही मासूम रजा का आया और उसके बाद दोबारा नहीं आया? तो उनका कहना था कि नहीं, हम ये लिख नहीं सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि शायद हम लिखेंगे तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एमयू में नहीं होगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये हकीकत है। ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये हमारा अपना एक्सपीरियंस। मेरा मानना है कि भविष्य हमेशा भूत से अच्छा होता है, पर साहित्यिक रचनाएं कालजयी होती हैं, भविष्य को डायरेक्शन देती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार इस बात का उल्लेख करते हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की रचनाएं हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं कभी हो सकती हैं। साहित्य में सार्वभौमिकता, स्थानीयता दोनों महत्वपूर्ण है। जो फसल गोरखपुर में उगाई जाती है वह शायद नैरोबी में न उगे। गोरखपुर के परिवेश में पला बड़ा साहित्यकार जो दुनिया रचेगा वह समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के सभी गांवों शहरों में सहजता के साथ समझा जा सकेगा। जबकि पेरिस की गलियों और अट्टालिकाओं के चित्रण से युक्त साहित्य हम लोगों को उतना सहज नहीं होगा। लेकिन प्रेम सद्भाव का जो विचार गोरखपुर या विश्व के किसी भी गांव या नगर के साहित्यकारों ने रचा हो वह पूरी दुनिया में समान रूप से सार्थक होगा। महात्मा गांधी का विचार था कि विश्व का उत्कृष्ट साहित्य स्थानीय भाषाओं के माध्यम से लोगों में उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि रवींद्रनाथ की अतुलनीय रचनाओं के सौंदर्य का अनुभव करने के लिए मेरे लिए बांग्ला सीखना अनिवार्य नहीं है। यह अनुभव मैं अच्छे अनुवादों के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। हालांकि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वे नवाब नदी और कोलकाता के दंगाग्रस्त इलाकों में शांति दूत का काम कर रहे थे, तब उन्होंने बांग्ला सीखना भी शुरू कर दिया था। अच्छे अनुवादों के जरिए उन कहानियों को पढ़ सकते हैं। गांधी जी ने यह भी लिखा कि अंग्रेज इस बात पर गर्व करते हैं कि विश्व में जो भी उत्कृष्ट साहित्य लिखा जाता है वह हफ्ते भर के अंदर सरल अंग्रेजी में उन्हें उपलब्ध हो जाता है। मैं तुर्की नहीं जानता, लेकिन कुरहान पामर की पुस्तकें आजकल अंग्रेजी अनुवाद के जरिए पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि विश्व के उपलब्ध उत्कृष्ट साहित्य की हिंदी भाषा में तेजी से अनुवाद होए और अनुवादों के द्वारा साहित्य के लोकतंत्र को अधिक विस्तार दिया जा सके। गोरखपुर के इस व्यक्ति ने रघुपति सहाय फिराक जैसे अच्छा साहित्यकार को जन्म दिया है। उर्दू शायरी में अधिकतर अरब और ईरान की परंपराओं का उल्लेख होता है। फिराक थोड़े से उर्दू शायरों में से एक है जिन्होंने निकाल भारतीय भावभूमि और संस्कृति पर आधारित रचना की और उर्दू साहित्य में अग्रणी स्थान दिया। साहित्य का लोकतंत्र सही अर्थों में समावेशी है, इंक्लूड करता है सबको। साहित्य के लोकतंत्र में अंत्योदय दिखाई देता है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वही साहित्य अमर है जो समाज के आखिर व्यक्ति तक पहुंचता है और उनके दिलों में रहता है। संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों का निरक्षर किसान मजदूर भी अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहूंगा कि लोक साहित्य को दरअसल समाज के आखिरी छोर के लोगों ने ही जीवित रखा है। लोक साहित्य
लोक साहित्य या लिटरेचर में उपलब्ध परंपरा जो बोलचाल के माध्यम से जीवित रही, पूर्णता और पूर्णता लोकतांत्रिक साहित्य केवल वही नहीं है जो प्रकाशक और समालोचक मिलकर तय करते हैं। साहित्य में भी है जो सामान्य जनता की जुबान में आते हैं। बनारस में जन्मे, गोरखपुर में पले बढ़े मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही कहा। सदियों से शोषित और अपमानित किसानों, गरीबों, महिलाओं और लाचारों का जैसा परिचय प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है, वह अन्यत्र उपलब्ध है। प्रेमचंद का साहित्य सामंतवाद के बोझ को ढोने वाले पूरे विश्व के वंचितों की आवाज है। प्रेमचंद का साहित्य समान लोगों के हित में सामान्य लोगों की आवाज है, वह लोगों की आवाज है। मुंशी प्रेमचंद स्वाधीनता के लगभग 1 दशक पहले नहीं लगे, लेकिन उनका साहित्य स्वाधीन भारत के समाज और लोकतंत्र की आशाओं और आकांक्षाओं को रेखांकित कर गया था, करता रह गया। असलियत यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाहित लोकतंत्र के आदर्श स्वाधीनता संग्राम के दौरान रचे गए साहित्यों के आदर्श को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद का अग्रणी स्थान रहा है। गोरखपुर में ही उर्दू के साथ साथ उन्होंने हिंदी में उन्होंने अपनी राइटिंग को हिंदी में भी किया। हिंदी साहित्य में आम आदमी के सबसे प्रभावी पैरोकार है मुंशी प्रेमचंद की सादर स्मृति के साथ मैं साहित्य लोकतंत्र की अपनी चर्चा को नहीं करूँ। बहुत धन्यवाद सर। तमाम सारे साहित्यकारों के लेखनों में लोकतंत्र की चर्चा पर आपने अपनी कुछ केंद्रित किया और हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को बुलाऊं, लेकिन उनके संबंध में इस सभागार में बैठे युवाओं से ये बताने में गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इसी मिट्टी की उपज और इसी मिट्टी के धरोहर हैं। उसी नगर जनपद से संबंध रखने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, तमाम सारे पुरस्कारों से नवाजे गए आदरणीय तिवारी जी, आपका स्वागत। माननीय और आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान, श्री अजय सिंह जी, श्रीमती मृदुला दत्त जी तथा सभागार में उपस्थित देवियों और सभी आदरणीय सभी, राजनीतिक विचारकों का कहना है कि आज तक मनुष्य ने जितनी राजनीतिक पद्धतियों और संस्थाओं को आजमाया है, उनमें सबसे बेहतर और सर्वोत्तम है लोकतंत्र। ये क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि इसमें सबसे कम शासन किया जाता है। राजनीतिक विचारकों का ही कहना है कि वही व्यवस्था सर्वोत्तम है जिसमें सबसे कम शासन किया जाता है। गांधी जी इसके एक कदम और आगे बढ़ते थे और उन्होंने कहा था कि राज्य मनुष्य के असभ्य होने का प्रमाण है। अगर सभी मनुष्य सभ्य हो जाए
तो राज्य और कानून की जरूरत है। और इसी संदर्भ में उन्होंने सभ्यता शब्द की व्याख्या की थी। इन स्वराज में बहुत छोटे से वाक्य में उन्होंने इसकी व्याख्या की। सभ्यता वह है जिससे हम एक दूसरे के प्रति अपना फर्ज अदा करते हैं। फर्ज अदा करना अर्थात नीति का पालन करना। नीति का पालन करना अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यही सभ्यता है। बाकी सब असभ्यता है। ये गांधी जी। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें तो फिर राज्य की कोई जरूरत नहीं। ये स्वाधीन शब्द बहुत मीनिंगफुल है। स्वाधीन माने स्व के अधीन रहना। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, स्वतंत्रता को पसंद, मगर कर्तव्य की बात नहीं करते। स्वाधीन में कर्तव्य भी छिपा हुआ। अब गांधी ने तुलसीदास के राम राज्य को क्यों आदर्श बनाया? वो तो राजतंत्र, राम तो राजा थे तो राजतंत्र की बात हुई, लेकिन गांधी राजतंत्र की नहीं है। तुलसी के राम राज्य की विशेषता है कि वहां सारी प्रकृति अपने लय में काम करती है, कहीं किसी पर कोई अंकुश नहीं है। ये तुलसी की यूटोपिया है, लेकिन है। और उस यूटोपिया की तरफ ही हर बड़ा लेखक यूटोपिया बनाता है। और हर जीवित जागृत आत्मा यूटोपिया की तरफ बढ़ती है। तो उस यूटोपिया में क्या है? फूलनि फरनि सदा कल कानन, एक संग्रह गज पंचानन। शेर और हाथी एक साथ रहते हैं। सब जन करहि परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं तापा। ये राम राज है जो तुलसी का आदर्श है, गांधी की यूटोपिया है। मार्क्स ने भी एक यूटोपिया कायम की, राज्य विहीन समाज, मगर उनके अनुयायियों ने उसको पार्टी तानाशाही में बदल दिया। तो यह जो लोकतंत्र है वह राजनीतिक विचारकों का भी और जागृत आत्माओं का भी लक्ष्य, यही लक्ष्य साहित्यकार का भी होता है। इस सभागार में जो लोग 47 वर्ष से कम की आयु थे, उन्होंने तानाशाही का अनुभव नहीं किया। मैंने थोड़ा किया, मगर उसके बारे में मैं कुछ नहीं। मैं उन तानाशाही के उन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा जो ज्ञात तथ्य हैं सारी दुनिया में। 2003 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हमको रहने का मौका मिला था। तो हमने वहाँ की सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है उसमें एक किताब देखी। उस किताब का रूसी में नाम है मी झीली तकदा नाम प्रणेते दुर्गुल, यानी हिंदी में उसका अर्थ हुआ तब हम रहते थे एक अन्य ग्रह पर। वो लगभग 2000 पेज की पुस्तक है, 4 खंडों में। 1995 में छपी है। उसके संपादक हैं रूस के एक बड़े आलोचक वित्कोवस्की। उसमें 174 कवियों का बायोडाटा और उनकी रचनाएं दी हुई हैं जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। ये होता है। रूस में 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। सोलोखोव और पास्टरनाक को सरकार ने जाने नहीं दिया पुरस्कार लेने, और जो गए इवान बुनिन, बर्डस्की और सोल्जेनित्सिन,
इनको देश निकाला देती है। सोलजनित्सिन ने जो गुलाग द्वीप समूह लिखा है, गुलाग, उसमें 50 से अधिक ऐसी घटनाओं का नाम और टाइम, समय देकर जिक्र किया है जिनको पढ़ करके रोंगटे खड़े थे। और हमारे बहुत से जो यथार्थवाद की बहुत चर्चा करने वाले लेखक हैं, वो उसका नाम भी नहीं लेते, जबकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासों में गिना जाएगा। गुलाग द्वीप समूह के नाम से जिसका हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है, उसमें ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं जो आंखों देखी थी। उसकी एक घटना का जिक्र आपके सामने करूंगा। मैं स्वयं आदरणीय आरिफ साहब का व्याख्यान सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके प्रति मेरा आदर भाव है। मैं उनके कई व्याख्यान और इंटरव्यू सुन चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मॉस्को प्रांत में एक पार्टी की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था मॉस्को के उस समिति का सचिव। वो सचिव अभी नया नया आया था, क्योंकि उसके 10 दिन पहले उसका पुराना सचिव गिरफ्तार कर लिया गया। सभा के अंत में कॉमरेड स्टालिन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना आवश्यक था। उसने प्रस्ताव पेश किया सभा के अंत में, और लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, सबसे पहले ताली बजाना कौन बंद करे? 11 मिनट तक तालियां बजती रही। कुछ लोग अब लड़खड़ा कर गिर जाने वाले थे। एक वहां के कागज कारखाने का निदेशक था, उसने ताली बजाना बंद कर दिया। इस प्रकार ताली बजाना तो बंद हो गया, पर शाम को वो निदेशक गिरफ्तार और उसको एक दूसरे मुकदमे में 10 साल की सजा कर दी। और सजा करने वाले अधिकारी ने फॉर्म संख्या 206, जो उनका आखिरी फॉर्म होता था, उस पर जब उससे दस्तखत कराया तो कहा कि ध्यान रखो, भविष्य में सबसे पहले ताली बजाना मत बंद करना। ये एक घटना का जिक्र है मॉस्को। और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं। आपको यही हालत चेकोस्लोवाकिया की थी। 1970 के बाद फिलिप राफ ने जो दौरा किया था, उसका पूरा विवरण दिया है कि चेकोस्लोवाकिया में लेखकों की ये स्थिति थी कि कोई सड़क किनारे पानी बेचता था, कोई मजदूर के रूप में ईंटें ढोता था, और तरह तरह के उसके हमने नोट किए हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। ये लेखकों की स्थिति थी। तो वैसे ही वही हालत चीन की थी। चीन में भी लेखकों की वही हालत थी, जिसको वो क्या नाम है 2000 में नोबेल मिला था, गाओ जीत दिया, और क्या नाम है उसका, उसको जाने नहीं दिया गया। और इतना परेशान किया गया कल्चरल रिवॉल्यूशन में कि उस वो लेखक अंत में पेरिस में जाकर बस गया, चीन छोड़ दिया। 2010 में जब मैं चीन से चलने लगा, तो मैंने वहाँ पेकिंग यूनिवर्सिटी में एक हमारे जानने वाले पढ़ाते थे, उनसे मैंने कहा, हिंदी के अध्यापक थे, कि भाई मैं चीन पर कुछ लिखना चाहता हूँ, लिखूंगा। मैं न किसी गांव में गया, न किसी किसान से मिला, चीन की हालत मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे एक किताब दूसरे दिन दी चलते हुए, द रियल चाइना। उसके लेखक जॉन गिटिंग्स, जो टेलीग्राफ के एडिटोरियल में थे, और जिन्होंने 15 साल चाइनीज सीख करके 15 साल चीन में बिताए। मॉस्को के माओ त्से-तुंग के समय में भी उनके गांव गए थे, उनके मरने के बाद भी उनके गांव गए थे, जिन्होंने बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक सारी यात्राएं चीन में की।
उनकी वो किताब है, उसको पढ़ने के द रियल चाइना, पढ़ने के बाद लगता है कि अक्सर चीज क्या है और कल्चरल रिवोल्यूशन क्या था जो 10 साल तक हुआ। तो जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनमें लेखकों की क्या हालत है, क्या हालत थी, ये इन किताबों को पढ़ने के बाद पता लगता है। और सोवियत संघ के पतन के बाद बहुत सारा साहित्य रूस में छप चुका है जो प्रतिबंधित था, जो छप नहीं सकता था। तो लोकतंत्र की यही विशेषता है कि उसमें जो आप करना चाहते हैं कह सकते हैं, आपको असहमति का अधिकार है, अगर नहीं है तो होना चाहिए, और आपकी चीजें छप सकती हैं। दूसरी व्यवस्थाओं में आप लिख तो सकते हैं, छप नहीं सकती हैं। अकबर के दरबार में 2 इतिहासकार थे, अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूनी, दोनों उनके बहुत प्रिय थे। बदायूनी ने मुंतखबुत तवारीख लिखा 3 खंडों, 2 खंड तो छप गए, अकबर छप गए का मतलब साया हो गए अकबर के समय। तीसरा खंड उन्होंने रोक दिया कि मेरे मरने के बाद छपा जाए, और उसको मरने के बाद जहांगीर ने, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो शासन विरोधी थी, जहांगीर ने उसको किसी तरह से उस प्रति को प्राप्त कराया और उनके परिवार को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। जो लेखक होता है वो तानाशाही का शाश्वत विरोधी है, और साहित्य भी तानाशाही का शाश्वत विरोधी है। जब फैज साहब ने ये पंक्तियां लिखी थी, निसार तेरे गलियों पे वतन कि जहां चली है रस्म की कोई न सर झुका के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिसकी मुझे बचा के चले। उस समय पाकिस्तान में तानाशाही नहीं थी। लेखक शाश्वत विरोधी होता है तानाशाही का। कोई जरूरी नहीं कि वो तानाशाही लगे तभी तानाशाही का विरोध करे, तो लोकतंत्र में भी तानाशाही का विरोधी हुआ। मिर्जा गालिब 1857 में भी मिर्जा गालिब सांस ले रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में मिर्जा गालिब के तमाम सारे विद्वान मित्र और लोग गोलियों से उड़ा दिए गए, अंजुमन भेज दिए गए। गालिब के खतूत में, और जहीर देहलवी की पुस्तक है क्या है, गालिब का रोजनामा, इन सब किताबों से आपको उस समय की तानाशाही का पता लगेगा। मैं इसमें बहुत डिटेल में न जाकर के गालिब का एक अंश सुना रहा हूं, जो उस समय की हलचल पर ही वो मशहूर गजल भी है उनकी, बागीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे। ये गालिब जो हैं, गालिब ने अपने एक मित्र अलाउद्दीन अलाई को चिट्ठी में लिखा है दिल्ली की हालत। घर से बाजार में निकलते हुए चेहरा होता है आप इंसान का, चौक यानी चांदनी चौक, वहीं उसी पास में रहते थे गांधी। चौक जिसको कहें वो मकतल है, बदस्वत। चौक जिसको कहें वो मकतल है, घर बना है नमूना जिंदा का, शहर दिल्ली का जर्रा जर्रा खाक, तिस्माए खून है हर मुसलमान का, कोई वहां से न आ सके यहां तक, आदमी वहां न जा सके यहां तक। ये मिर्जा गालिब ने उस समय की दिल्ली का वर्णन किया है। तो तानाशाही में, राजतंत्र में, सैनिक तंत्र में साहित्य की यही हालत होती है। इसीलिए साहित्यकार इसका शाश्वत विरोधी होता है, क्योंकि वो असहमति का पक्षधर है। वो असहमति, उसकी असहमति भी नोट होनी चाहिए, और व्यक्ति की गरिमा को महत्व मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। और लोक पर तंत्र हावी जब हो जाता है तो लोकतंत्र भी
पैरालाइज हो जाता है। कहा गया है कि ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। तो ये फॉर द पीपुल जब गड़बड़ होता है, तंत्र हावी होता है, तो लोकतंत्र भी पैरालाइज हो जाता है। 1789 में फ्रेंच राज क्रांति के बाद वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो आदि ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी, वो कल्पना लोक के महत्व की है, अभिव्यक्ति की आजादी की है। ये सब सारी चीजें राजनीतिकों की कल्पना में हैं और इसे जनता भी महसूस करती है। मैं ज्यादा मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, सिर्फ अंत में यह कह करके कि भारत में बड़ा पुराना लोकतंत्र रहा है और भारत का लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया को मार्गदर्शन भी भारतीय लोकतंत्र से ही मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद जो पूर्वी ब्लॉक था, सोवियत संघ और उसके मित्र देश रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, इन सब की वही हालत थी और चाइना की भी वही हालत थी, जिनका संदर्भ आपने दिया है और उन भारतीय लेखकों का भी संदर्भ आपने दिया है जिन्होंने तानाशाही को रेखांकित करते हुए लोकतंत्र की कामना की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी। और इसके पश्चात मैं आकर्षित हुआ, खिंच गया अपनी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति को सुनते हुए केवल उसकी 4 लाइनें, जब तक कि गमे इंसान का जिगर, इंसान का दिल मामूर नहीं। जब तक कि गमे इंसान का जिगर, इंसान का दिल मामूर नहीं। जन्नत ही सही दुनिया, लेकिन जन्नत से जहन्नुम दूर नहीं। इस शेर के कहने वाले वर्तमान राज्यपाल केरल, छात्र राजनीति में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से छात्रों के अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले, इन 4 लाइनों के शेर से दिल्ली के एक कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर के तमाम सारे अलगाववादी नेताओं को जमीन पर ला देने वाले, उनको चुप करा देने वाले भाई आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। ये हम सबका सौभाग्य है। उनको सुनना अपने आप में एक अनुभव होता है। मैं राजनीति में तमाम सारे लोग हैं, लेकिन उनके प्रति मन की बात बताऊं तो बहुत सम्मान का भाव पैदा नहीं होता। लेकिन आरिफ साहब का पूरा बायोडेटा कल से जब मैंने पढ़ा है, उसकी बड़ी गहराई में गया हूं, तो मैं आपके संबंध में जरूरत और